So hello students, welcome to Expert Institute. This is Akanksha Yadav and today we are going to learn the chapter Control and Coordination of 10th class from NCERT. Okay, तो ये NCERT का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि 10th क्लास का है, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है, पहली चीज है ना कि कंट्रोल यानी कि तुम्हारी जो सेंसेस हैं, मतलब जो तुम्हारी बॉडी है उसका जो कंट्रोल है ना, वो कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ ही कितने काम तुम कोऑर्डिनेट कर रहे हो, मतलब जैसे कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है जैसे कि एक ही साथ कितने काम तुम एक साथ कर ले रहे हो, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कि कह लो कि कंट्रोल भी हो रहा है और कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे हम देख भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद सुन भी रहे हैं, काम भी लिख भी रहे हैं, तो ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन हो रहा है किसी काम के लिए, तो वो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। हमने पहले के चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे नर्वस सिस्टम क्या है, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज से चलता है ना। ठीक है, नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज से चलता है, जो कि तुमने 9th में पढ़ लिया था। अब यहाँ देखो लिखा है टचिंग अ hot object is urgent and dangerous situation for us, है ना। कहने का मतलब है कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, या फिर जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ का मतलब है कि तुम जो कुछ भी सेंस कर रहे हो, कहने का मतलब है कि कुछ गर्म या कुछ ठंडा, जो कुछ भी सेंस कर रहे हो हाथों से या फिर अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से, तो वो नर्वस सिस्टम में जा करके तुम्हें सिग्नल्स दिए जाते हैं कि हाँ ये चीज तुम्हारे साथ हो रही है। नहीं तो अगर नर्वस सिस्टम काम ना करे, तुमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और टच करके बैठे हो, तुम्हारा हाथ भी जल जाए, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम्स की हमें, मतलब नर्वस सिस्टम इस तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है। तो आगे देखते हैं अभी। ये देखो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का, न्यूरॉन सेल। ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। अब ये लॉन्गेस्ट सेल है तो इसमें देखो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये सेल बॉडी है उसका, यानी साइटोप्लाज्म कह लो, है ना। सेल बॉडी मतलब सेल की जो बॉडी है पूरी न्यूक्लियस के अलावा, है ना। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होगा वो एक्सॉन होगा, है ना। और ये जो एंडिंग है ना, ये क्या होगी, नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग है, नाम इसका ही है नर्व एंडिंग। और ये जो यहाँ पे ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये डेंड्राइट्स है। क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। और ये देखो एक्सॉन है, ये मसल फाइबर है, और यहाँ पे कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है ना। ये मसल फाइबर है और ये एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन की ये नर्व एंडिंग्स हैं, और ये नर्व एंडिंग्स टच हैं किससे, मस्कुलर फाइबर से। ठीक है, मसल फाइबर, सॉरी मसल फाइबर से कनेक्टेड है, और उसकी कैपिलरीज से भी कनेक्ट, मतलब उसकी कैपिलरीज आ रही है, बट कनेक्टेड किससे है, मसल फाइबर से। ठीक है, अब मसल फाइबर से कनेक्ट होने की वजह से होगा क्या कि यहाँ से जो सिग्नल्स आएंगे वो मसल फाइबर तक पहुंच जाएंगे, और इसका जो नर्व एंडिंग है ना, कुछ इस तरीके से मसल फाइबर के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये देखो मसल फाइबर के साथ अटैच है इस तरीके से, मतलब कोई भी सिग्नल आएगा तो मसल फाइबर में जाएगा। ठीक है, और हमें पता लगेगा, मतलब जैसे कि मसल्स को सेंसरी ऑर्गन, जैसे कोई भी सिग्नल आया मसल फाइबर से, ये न्यूरॉन क्या नर्व एंडिंग्स में गया, और फिर न्यूरॉन्स के थ्रू होके हमारे ब्रेन में गया, है ना। और फिर ब्रेन से क्या कहते हैं कि जो सिग्नल्स जो हमारा ब्रेन ने सेंस किया, उसके लिए हमें काम करने के लिए वैसे ही ऑर्डर्स दिए। ठीक है, जैसे अब जल रहे हो तो हाथ हटाना है,
तो है ना, इस तरीके से ये तुम्हारा ब्रेन ऑर्डर दे रहा है तुमको। और आगे देखो, all the information from our environment is detected by specialized tip of some nerve cells. These receptors are usually located in our sensory organs. The receptors are usually located in our sensory organs such as that inner ear, the nose, है ना, tongue and so on. जैसे कि जो तुम्हारी ears हैं, है ना, जैसे अब कोई भी सिग्नल आया पहले तुम्हें उसे रिसीव करना होगा, ठीक है, रिसेप्टर रिसीव करेगा। तो अब ये हो कैसे रहा है कि सेंसरी ऑर्गन क्या मतलब रिसेप्टर्स हैं, तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन्स में क्या है, रिसेप्टर्स हैं, रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स। तो वो रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, यूजुअली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड है। जैसे कि तुम्हारा इनर ईयर ड्रम है ना, वहां पे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। और नोज है, नोज में तुम्हारा खुशबू लेने के लिए या बदबू मतलब स्मेल को सेंस करने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स मतलब रिसेप्टर्स हैं। और टंग में जैसे कि बर्ड्स हो गए, टेस्ट बर्ड्स हो गए, है ना, ये तुम्हारा सेंसरी ऑर्गन है, मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स है, सेंस का रिसेप्टर्स, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें मतलब हेल्पफुल है तुम्हें सेंस कराने में। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द टेस्ट, है ना, जो तुम्हारा टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, जो टेस्ट कर रहे हैं क्या, डिटेक्ट द टेस्ट, मतलब जो टेस्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब टेस्ट यानी कह लो जो भी तुमने खाया उसका टेस्ट क्या है उसे डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, ये डिटेक्ट कर रहे हैं स्मेल्स को, ठीक है। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट को। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, स्मेल, यानी नोज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नोज में प्रेजेंट होते हैं ये। The information acquired at the end of the dendritic tips of the nerve cell set off the chemical reaction that create an electrical impulse. देख, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Dendritic tip of the nerve cell set off the chemical reaction that create an electrical impulse, है ना। कहने का मतलब है डेंड्राइट्स जो होते हैं वो नर्व की एंडिंग पे क्या कह रहे हैं, हाँ, डेंड्राइट्स मतलब डेंड्रिक टिप्स, मतलब ये जो डेंड्राइट्स थे ना, यहाँ पे देखो, ये जो डेंड्राइट्स है ना, इनकी टिप के बारे में बात हो रहा है। डेंड्राइट की टिप जो होती है नर्व सेल में, वो सेट कर दी केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, है ना, एक क्या कह लो केमिकल रिएक्शन करती है जो क्रिएट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्रिएट करता है, ठीक है। कहने का मतलब है डेंड्राइट टिप ऑफ द नर्व सेल सेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, है ना। इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज किए जा रहे होते हैं एक इंफॉर्मेशन को दूसरे नर्व तक पहुंचाने के लिए, नर्व एंडिंग तक। जैसे नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स ये दोनों एक साथ लगे होते हैं, ठीक है। अभी देखो, ताकि मतलब क्या हो ना, जैसे कि ये देखो नर्व है ना, अभी आगे हम देखेंगे बट अभी देख लो थोड़ा सा, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये डेंड्राइट्स है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। ये डेंड्राइट्स है और ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, इस तरीके से नर्व एंडिंग है। और ये न्यूक्लियस था हमारा, और ये डेंड्राइट्स हैं, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे जो नर्व एंडिंग है, मान लो किसी दूसरे सेल की नर्व एंडिंग आके यहाँ मिली हुई है ना, और ये नर्व कुछ इस तरीके से इधर को है ना, मतलब अब सेल है तो सेल तो मतलब एक ही ऑर्डर में तो रहेगी नहीं, है ना। और ये यहाँ पे लगी हुई है, और ये जैसे एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये इधर से यहाँ पे कोई और लगी होगी सेल,
वही नर्व सेल की एंडिंग्स लगी होंगी, है ना, तो ये नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है ताकि क्या हो, सिग्नल्स आगे जा सके, है ना, सिग्नल्स दूसरी सेल्स में पास ऑन हो सके। तो इस तरीके से कुछ ये वर्क करता है। आगे देखो बच्चा, तो थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना, आगे देखो, these impulses travel from the dendrites to the cell body। अब ये impulses क्या होंगी, डेंड्राइट से सेल बॉडी में ट्रेवल करेंगी, ठीक है, और फिर क्या होगी, एंड देन इलोंगेट, देन अलोंग द एक्सॉन टू द एंड, है ना। अब ये यहाँ से मान लो कोई नर्व इम्पल्स शुरू हुई, है ना, यहाँ डेंड्राइट से कोई नर्व इम्पल्स शुरू हुई और ये ट्रेवल किया एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग तक, ठीक है। अभी हम पूरा देखेंगे बट अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, वहां डेंड्राइट से स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म हुई, नर्व एंडिंग पे। इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स था, इम्पल्स यानी कि सिग्नल, है ना, जो एक सिग्नल गया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो कह लो डेंड्राइट से शुरू हुआ और जाकर के नर्व एंडिंग पे खत्म हुआ, ठीक है। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट से पूरी सेल बॉडी में मतलब नर्व सेल में पूरा ये गया, एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड, एक्सॉन से इसके आखिरी छोर जो उसका है, नर्व सेल का जो आखिरी छोर है वहां पे गया नर्व एंडिंग पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट अ रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, है ना, और इसके एंड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन के एंड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वो सेट ऑफ करता है रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, है ना, कुछ केमिकल्स का रिलीज करता है, ठीक है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, एंड देन क्या होता है, द केमिकल क्रॉसेस द गैप, है ना, सॉरी यहाँ पे, हाँ, फिर यहाँ पे क्या है, द केमिकल क्रॉसेस द गैप ऑफ साइनेप्स, है ना, या तो गैप और जो साइनेप्स होता है उसे क्रॉस करता है एंड स्टार्ट्स अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, स्टार्ट्स द सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। कहने का मतलब है, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वो सेट ऑफ होता है रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, है ना, कुछ केमिकल्स का रिलीज करके जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो केमिकल कह लो सिग्नल्स में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि along the axon its end of the axon the electrical impulse set of the release of some chemicals, कुछ केमिकल्स रिलीज किए एंड ऑफ द एक्सॉन पे, यानी कि एक्सॉन के एंड पे कुछ केमिकल्स रिलीज हुए, ठीक है। द केमिकल क्रॉसेस द गैप और साइनेप्स, केमिकल जो है गैप या साइनेप्स क्रॉस कर, साइनेप्स जैसे कि ये है ना, नर्व एंडिंग है और यहाँ पे ये जहाँ पे लगा हुआ है और इसके बीच में केमिकल है, तो इसको हम साइनेप्स बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम साइनेप्स बोल रहे हैं। और साइनेप्स बोलने के बाद एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और ऐसा ही सिमिलर कह लो क्या कहते हैं, इंपल्स जो होगा इलेक्ट्रिक इंपल्स वो दूसरे डेंड्राइट्स में डालेगा, ठीक है। मतलब यहां से इसे केमिकल, मतलब जैसे कि क्या कह रहा है, देखो एक्सॉन के एंड में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक इंपल्स आए, है ना, रिलीज ऑफ सम केमिकल, कुछ केमिकल का रिलीज हुआ, फिर क्या है, दीज केमिकल क्रॉसेस द गैप ऑफ द साइनेप्स, है ना। अब जैसे साइनेप्स, जैसे यहाँ पे मान लो ये डेंड्राइट्स है ना, डेंड्राइट्स का एंड है और ये नर्व का एंड है, एक्सॉन का नर्व एंडिंग, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे ये क्या होगा, साइनेप्स होगा। अब साइनेप्स में हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रिक इंपल्स आया नर्व एंडिंग के थ्रू और फिर क्या हुआ, यहाँ पे केमिकल इंपल्स बना, इलेक्ट्रिक इंपल्स, और यहाँ से फिर जब डेंड्राइट्स में गया फिर वो इलेक्ट्रिक इंपल्स बन गया, ठीक है, फिर से इलेक्ट्रिक इंपल्स बन गया। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे। दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इंपल्स ट्रेवल इन बॉडी, ये बहुत जनरल स्कीम है,
ठीक है, मतलब बहुत जनरली तुम्हें बताया गया है इस लेवल पे कि कैसे एक इम्पल्स ट्रेवल करता है टू द बॉडी, ठीक है। A similar synapse finally allow delivery of such impulse from neurons to others. और ऐसा ही एक सिमिलर साइनेप्स अलाउ करता है डिलीवरी ऑफ इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल सच एज मस्कुलर सेल और ग्लैंड। मतलब जैसे कि ये जो है ना, ये मसल फाइबर में जो लगा हुआ है तुम्हारा नर्व एंडिंग आकर के, यहाँ पे भी साइनेप्स फॉर्म हो रहा है। ये भी, ये जो होगा ना, ये साइनेप्स ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स करके यहाँ केमिकल सिग्नल्स बन रहे हैं और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफर, ठीक है। It is thus no surprise that the nerve tissue is made up of an organized network of nerve cell or neuron. तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि तुम्हारा जो नर्व टिश्यू है वो मेड अप ऑफ है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का बना है या नर्व सेल्स का बना है, ठीक है। अब एक फैक्ट वाली बात जान लो कि जो तुम्हारे न्यूरॉन होते हैं ना, वो लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की या कह लो कोई भी, मतलब जैसे कि जो लॉन्गेस्ट सेल मतलब होती है ना, मिला जुला के जो सबसे लंबी सेल मानी जाती है वो यही न्यूरॉन ही माना जाता है, ठीक है। ये फैक्ट वाली बात है। अब आगे देख लो, and specialized for conducting information via electric impulse from one part to the body of another. स्पेशलाइज होता है ये कंडक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इंपल्स से एक पार्ट ऑफ बॉडी में, तो एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपल्स ट्रेवल करती है। और हमने फिगर 6.1 देखा, हाँ 6.1 में हमने देखा है कि आइडेंटिटी द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, हमने पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स देखे वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है, और थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज द electrical impulse, and third where the impulse must be converted into chemical signal for onward transmission. अब देखो कहने का मतलब है इस लाइन का कि फर्स्ट में हमने देखा न्यूरॉन सेल क्या है, जहाँ पे पूरा सिस्टम एक चलता है कि क्या सेंस हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि कैसे मतलब सेंसरी ऑर्गन्स में कैसे जुड़े हुए हैं नर्व सेल्स आके। और तीसरा हमने देखा कि केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे पास हो रहा है साइनेप्स के थ्रू, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा नर्व 6.1 हो गया, नर्वस सिस्टम, ठीक है। 6.1 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो 6.11 व्हाट हैपन इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, ये भी बहुत जरूरी बात है। Reflex is a word used for very commonly when we talk about some sudden action. Reflex यानी sudden action. Response to something in environment है ना? In response to something in environment. Reflex action क्या है? कुछ भी जो हो रहा है उसका तुरंत अचानक से जो तुम्हारे बॉडी के साथ घटित हुआ उसका तुरंत जो एक्शन तुम दिखाओगे, उसके लिए जो तुम एक रिएक्शन एक्शन दिखाओगे उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और वो तुम्हारे बिना जाने होगा, वो अचानक से होता है, ठीक है। We say I jumped out the way of bus reflexly. I pulled my hand back from plane reflexly. मतलब जैसे हाँ, ये कुछ कॉमन सेंटेंसेस है जो हम यूज करते हैं अचानक से जो चीजें हुई रहती हैं, है ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए है। हाँ देखो, ये कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल, इन सच जो एग्जाम्पल था जैसे कि अचानक से मैं बस से कूद गया या अचानक से मैंने जलती हुई आग से हाथ हटा ली, है ना, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे विदाउट थिंकिंग अबाउट इट एंड विदाउट फीलिंग एनी कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन। मतलब इसमें हो क्या रहा है कि कोई भी कुछ सोच नहीं रहे हो और कुछ उसके बारे में सोच के
डिसीजन नहीं ले रहे, वो बस हो जा रहा है, ठीक है, बस हो जा रहा है। और जैसे कि टचिंग अ फ्लेम, है ना, जैसे तावा होता है, तावे पे जैसे कभी कभार रोटी बनाते बनाते हाथ जल गया तो अचानक से ये हाथ अपने आप ही पीछे चला जाता है। वो किस लिए हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, वो रिफ्लेक्स एक्शन, हम सोच नहीं रहे हैं बट हो जा रहा है, ठीक है। वो और देखो कहाँ गया, if nerve impulses are set around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulse, ठीक है। कहने का मतलब है अगर नर्व इम्पल्स जो है वो set around the way we have talked about earlier, then thinking is also the to involve the creation of such impulse, है ना। तो देखो if nerve impulse are sent around the way we have talked about earlier, then the thinking is also likely to involve the creation of such impulse। मतलब थिंकिंग भी क्या कर रही है, क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्स, मतलब जो नर्व इम्पल्स है उन्हें क्रिएट कर रही है, ठीक है। जैसे कि अब हो क्या रहा है, थिंकिंग इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, है ना, कॉम्प्लेक्स काम है थिंकिंग, सोचना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो इट bound to involve the complicated interaction of many nerve impulse from many neurons। ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बाउंड है to involve a complicated interaction of many nerve impulse from many neurons, मतलब कई ढेर सारे impulse और कई ढेर सारे न्यूरॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं थिंकिंग के लिए, ठीक है। अभी देखो बहुत मतलब जैसे कि कभी भी देखना किसी ऐसे इंसान को जो मेंटली वेल नहीं है, ठीक है, वहां पे होता क्या है कि अगर देखोगे जैसे कोई भी इंसान है कुछ भी रिएक्ट कर रहा है ना, जो मेंटली इल है। अभी कई बार होता है ऐसा भी देखा होगा कि कुछ भी हो रहा है उसके साथ उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पे ये चीजें मतलब उसके कंट्रोल में भी नहीं है, ना ही वो उसके नर्व सेल्स काम कर रही है इतनी बेटर तरीके से, मतलब वो सोच नहीं पा रहा है। थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इतना आसान नहीं है। सो बी थैंकफुल टू गॉड कि तुम सोच सकते हो, एटलीस्ट तुम काम कर लेते हो, ठीक है, तुम बहुत बड़ी बात होती है ये सोचना। तो कहने का मतलब है कि नर्व इम्पल्स जो है वो थिंकिंग वाली बहुत कॉम्प्लेक्स है और सोचना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इतनी देर में अगर हम सोचेंगे, जब तक हमारे नर्व इम्पल्स काम करेगा, सोचेगा कि तावे पे मेरा हाथ लगा है, मैं उठाऊं या ना उठाऊं, तो इसमें होगा क्या कि बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक हाथ हो सकता है ज्यादा जल जाए, ज्यादा इंजर्ड हो जाए, है ना, हटाते हटाते। तो इसीलिए ये नर्व रिफ्लेक्स एक्शन का जरूरत पड़ा हमें, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। देखो if this is the case, it is a no surprise that the thinking tissue is our body in our body consists of dense network of intercalary arranged neurons। मतलब देखो ये अगर इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, इंटरकैलरी अरेंज्ड न्यूरॉन्स है हमारे पास थिंकिंग करने के लिए, डेंस नेटवर्क यानी बहुत ज्यादा घना नेटवर्क है, सोचने समझने की शक्ति रखने वाला न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग में है उनका एक बहुत घना नेटवर्क होता है, मतलब डेंस नेटवर्क होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा। इट्स सिट इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, है ना। फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंड मतलब आगे का जो हिस्सा होता है ना, वहां पे ब्रेन की आगे के हिस्से, जैसे फोरहेड है तो उसका काम क्या हो रहा है कि सोचने समझने की क्षमता, थोड़ा सा मेमोरी वगैरह रखना अपने अंदर, है ना। तो वो काम कहाँ से हो रहा है, मतलब स्कल के फॉरवर्ड मतलब आगे के जो हिस्सा है खोपड़ी का, वहां पे क्या है, रिसीव हो रहे हैं सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम, सोचेगा
पहले रिस्पॉन्स करने के पहले, ठीक है, रिस्पॉन्स करने के पहले ही हमारा ब्रेन सोचता है, ठीक है। तो आगे देख लो, तो यहाँ पे सिग्नल्स इन्वॉल्व होंगे, है ना, वो रिसीव करेगा सिग्नल्स को। दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट कनेक्टेड टू द नर्व्स कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज, है ना। तो अब थिंकिंग करने के लिए हमारे दिमाग में कह लो कि नर्व्स कनेक्टेड होनी चाहिए ताकि हम थिंक कर सके, सोच सके, ठीक है। तो फोर ब्रेन से, है ना, मतलब फॉरवर्ड वाले पार्ट से ब्रेन के। तो आगे देखो क्या है, इफ दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, नर्व मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और मतलब अगर ये पार्ट जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा है मसल्स को मूव करने के लिए, तो क्या है, नर्व को कैरी करना पड़ेगा सिग्नल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सभी हिस्सों में बॉडी के कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब अगर काम होता रहे, है ना, तो तुमने किसी हॉट बॉडी को टच किया, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, और तुम्हें वहां से हाथ हटाना, मतलब हटाने के लिए तुम जब तक सोचोगे, मैंने कहा ना कि तब तक क्या पता हाथ ही जल जाए थोड़ा ज्यादा, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए क्या यहाँ पे आया, रिफ्लेक्स एक्शन का जरूरत आया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब ये जानने वाली बात है कि बॉडी का डिजाइन कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। तो आगे देखो, रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल इन सिंपलर वे, है ना। कहने का मतलब है कि अगर रेदर देन having thinking about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in the simpler way, the process of detecting the signals or the impulse and responding to it by output action might be complicated quickly, है ना। कहने का मतलब है यहाँ पे कि मतलब इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस, मतलब सोचना कि सेंसेशन ऑफ हीट है, फिर नर्व डिटेक्ट करेगा हीट को, और फिर उसके बाद क्या होगा, कनेक्ट करेगा नर्व से, देन मूव द मसल इन सिंपलर वे, मतलब कुछ ऐसा कि फिर सिंपलर वे में मूव करेगा मसल्स को। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल और द इम्पल्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय आउटपुट एक्शन माइट बी कॉम्प्लिकेटेड। कहने का मतलब है इस प्रकार से करने से क्या होगा, मतलब जैसे सोचने वाले पार्ट से दिमाग के अगर न्यूरॉन्स तुम्हारे लेके जा रहे हैं सिग्नल्स वगैरह, तो होगा क्या, ये बाकी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हुआ क्या है, उसके लिए हुआ क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क हमारे काम में आया। रिफ्लेक्स आर्क, सॉरी एक सेकेंड, रिफ्लेक्स आर्क आया। रिफ्लेक्स आर्क में हो क्या रहा है कि सिग्नल तो जा रहा है, बट वो क्या कर रहा है, जल्दी से, मतलब जल्दी से एक सिंपलर रिफ्लेक्स, मतलब तुरंत का एक्शन, रिएक्शन दे रहा है तुरंत, ठीक है। तो उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे, ठीक है। उस पूरे साइकिल को, जो रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करवा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क, है ना। उस पूरे साइकिल को हम रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं, ठीक है। Where should such reflex arc connections be made between the input nerves and output nerves, है ना। अब ये इनपुट और आउटपुट नर्व्स में कैसे तुम्हारा कनेक्शन होगा रिफ्लेक्स आर्क में, ये देख लो। The best place of course would be at the point where they first meet each other। पहला कोर्स, है ना, पहला प्लेस ऐसा होगा जहां पे ये दोनों आपस में मिले, ठीक है। एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर, है ना। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। नर्व्स जो है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन, है ना।
ब्रेन पे जाने से पहले पूरी बॉडी की नर्व्स जो है वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में आके अटैच होती हैं बंडल्स में, ठीक है, बंडल्स में अटैच हो रही। रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड itself, although the information input also goes to the reach the brain। इंफॉर्मेशन जो होती है वो ब्रेन में भी जाती है, बट वो बाद में जाती है, तब तक तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड से काम हो चुका होता है, ठीक है। मतलब जाता है कि हाँ हुआ मेरे साथ, ये तुम सोचते हो कि अच्छा ये हो गया मेरे साथ, आज जल गया थोड़ा सा, ठीक है कोई नहीं। आगे देखो, reflex arc have involved in animal because the thinking process of brain is not fast enough। अब ये एनिमल्स में क्यों आया, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस जो है ब्रेन का वो इतना फास्ट नहीं है कि मूव कर सके इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन को अचानक से रिएक्ट कराने के लिए, और मतलब बॉडी भी इतनी फास्ट नहीं है इंसान की कि वो तुरंत अपना हाथ मतलब इतनी जल्दी से हटा सके, तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क यहाँ पे काम आए। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। None of the complex neuron network is needed for thinking। कुछ एनिमल्स में क्या है, जो मतलब या तो लिटिल अमाउंट के एनिमल्स या कह लो कुछ एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती है थिंकिंग करने के लिए। सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट द रिफ्लेक्स आर्क हैव इन्वॉल्व्ड एज एफिशिएंट वे। तो इस वजह से क्या है कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो इन्वॉल्व हुआ एज अ एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस, है ना। ट्रू थॉट प्रोसेस से ये यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है। पहली बात तो इसने कहा कि कई सारे एनिमल्स में या बहुत कम एनिमल्स में क्या हो रहा है कि नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। कोई कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नहीं चाहिए थिंकिंग करने के लिए। और दूसरा क्या कह रहा है, सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग। क्या है, quite likely the reflex arc have evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought process, है ना। मतलब जैसे कि थॉट प्रोसेस absent है तो ट्रू थॉट प्रोसेस को काम करने के लिए मतलब ये रिफ्लेक्स आर्क सही है ना, मतलब सही होगा तभी तो, मतलब जैसे कि कुछ एनिमल्स के पास थिंकिंग प्रोसेस नहीं है बट ये रिफ्लेक्स आर्क है तो वो लोग अपना काम कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये बात है। However, even after complex neuron network have come into existence, reflex arc continue to be more efficient for quick response। जब कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क आया बॉडी में एग्जिस्ट हुआ, रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कंटिन्यू हुआ फॉर मोर इफिशियंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज, है ना। क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए जो रिफ्लेक्स आर्क था वो फिर भी रहा बॉडी में, इवन दो द कॉम्प्लेक्स थिंकिंग और ये सब हमारे अंदर डेवलप हुआ, ठीक है। आगे देख लो, ये देखो रिफ्लेक्स आर्क का एक डायग्राम है तुम्हारे बुक में जो कि दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो ये हॉट पैन, ठीक है, हॉट पैन कह लो। हॉट पैन जो हुआ रिसीव, यहाँ स्किन टच हुई, स्किन से रिसेप्टर्स ने लिया हीट को, है ना, हीट गया तो दर्द हुआ, तो दर्द उस दर्द को मस्कुलर जो है सेंसरी न्यूरॉन्स वो सेकेंडरी सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गए इसे, और आगे जाकर के मतलब यहाँ से सेकेंडरी सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर वो कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ गया, है ना। ये देखो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये मैसेज जा रहा है ब्रेन की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ ले जा रहा है मैसेज को, ब्रेन की तरफ ले जा रहा है। और बाकी जो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा ये जो सेंसेशन है या कह लो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो इस तरफ आया स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे सिग्नल्स को रीड किया गया और रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ये रिले न्यूरॉन्स है, रिले न्यूरॉन्स, और रिले न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ पे सिग्नल पास ऑन हुआ और यहाँ पे जा करके मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर
इफेक्टर, मतलब इफेक्टर पे जाके काम किया, तुरंत मसल पे काम किया, मतलब मसल को तुरंत से झटके से उठवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम हुआ है, जैसे यहाँ से सिग्नल गया और यहाँ से जाते हुए स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से ये वापस जो सिग्नल आया, इसको रिएक्शन सिग्नल कह सकते हो। रिएक्शन सिग्नल जो आया वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए जाके इफेक्टर यानी मसल जो है उसमें जाके सिग्नल देता है कि इसे हटाओ, है ना, तो तुरंत वो काम हो जा रहा है। और ये इतना बहुत शॉर्ट टाइम में होता है, बहुत शॉर्ट टाइम में। तो शॉर्ट टाइम में होने की वजह से इसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन नाम दे दिया या रिफ्लेक्स आर्क दे दिया इसको, ठीक है। अब आगे देख लो ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन तो ये ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, फोर ब्रेन यानी आगे का जो साइड होता है, हमारे माथे की तरफ जो साइड होता है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है। माथे की तरफ का जो साइड है उसे हम फोर ब्रेन कह रहे हैं। और फिर मिड ब्रेन जो सेंट्रल ब्रेन होता है, ठीक है, सेंट्रल ब्रेन या मिड ब्रेन कह लो, और ये स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे हिंड ब्रेन जो नीचे की तरफ ब्रेन होता है, जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के वो हिंड ब्रेन में आते हैं, ठीक है। अब फोर ब्रेन में क्या क्या आ रहा है, सेरिब्रम आ रहा है, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या क्या आ रहा है, हाइपोथैलेमस आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड आ रहा है। मिड ब्रेन में क्या आ रहा है, पॉन्स आ रहा है, मेडुला आ रहा है, सेरिब्रम आ रहा है, सेरिबेलम आ रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ये नीचे है, मिड ब्रेन यहाँ है तुम्हारा, और ये क्रेनियम है, क्रेनियम है, स्कल जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है एक छोटा सा, और इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें दी गई है ऊपर, ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही थी। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? ऑब्वियसली नॉट, है ना। क्या सिर्फ जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है? तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना, कि सिर्फ हमारा काम जो है रिफ्लेक्स एक्शन से ही चल रहा है, हम दिन भर जल ही रहे हैं या हमें चोट ही लग रही है, रिफ्लेक्स एक्शन हमें करने की जरूरत पड़ रही है बस, है ना, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास बाकी काम भी है करने के लिए, थिंकिंग है ना, सोचना समझना कुछ भी करना, तो उसके लिए ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आगे देखो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स व्हिच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द थिंक अबाउट, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व्स का बना है, ठीक है, नर्व्स का बना है, विच सप्लाई इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को सप्लाई कर रहा है टू द टू थिंक अबाउट, है ना, तो मतलब सोचने के लिए जो इंफॉर्मेशन को सप्लाई कर रहा है। थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस, है ना। तो थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व कर रही है मोर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व कर रही है थिंकिंग प्रोसेस के लिए, है ना, और कनेक्शन करने, न्यूरल कनेक्शंस के लिए, ठीक है। दीज आर concentrated in the brain which is the main coordinating center of the body। और ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन में जा रहे हैं, जहाँ पे मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ बॉडी है। और फिर क्या हो रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के क्या बन रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन रहा है, ठीक है। और ये हमने 6.3 फिगर कहाँ है, ब्रेन का है आई थिंक। तो अभी हम देखा था हमने 6.3 को, अभी आगे देखो सिस्टम। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटीग्रेटेड, है ना, सभी पार्ट ऑफ बॉडी से ये इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब पूरी बॉडी से इसको इंफॉर्मेशन मिलती है सीएनएस को, और इसको इंटीग्रेट करता है। डिफरेंशिएट इंटीग्रेट तुम लोग पढ़ोगे 11th में, है ना। डिफरेंशिएट यानी अलग अलग करना, और इंटीग्रेट यानी उसको इकट्ठा करना। तो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, इंटीग्रेट होगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन का, बॉडी से लेकर के इकट्ठा कर रहा है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, और अब एग्जांपल ऑफ वॉलेंटरी एक्शन, मतलब लिखना, बात करना, हिलना डुलना, या कह लो जो हम कुछ कर रहे हैं ऐसा सोच समझ के कर रहे हैं, वो किसके अंडर आ रहा है, वॉलेंटरी एक्शंस के अंडर आ रहा है।
इसके अंडर आ रहा है वॉलेंट्री एक्शंस के अंदर, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस हो गए विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट वी डू, है ना, जो कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं हो जा रहा है। वॉलेंट्री एक्शन है वो हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। So the brain also has to send message to the muscles. ब्रेन को मैसेज भेजना होगा इसमें मसल्स में, ठीक है। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्व सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। और ये दूसरा तरीका होता है जहाँ पे नर्व्स जो होती हैं वो मसल से कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका होता है जहाँ पे नर्व्स जो है मसल से कम्युनिकेट कर रही होती हैं रिफ्लेक्स एक्शन के अलावा, ठीक है। आगे देखो, the communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system. जो central nervous system होता है other part of body, है ना, the communication मतलब जो communication होता है central nervous system और दूसरे part of body से, वो कहाँ से facilitate होता है, peripheral nervous system से, है ना, consisting of cranial nerve arising from the brain and spinal nerve arising from the spinal cord. cranial nerves जो हो रही होती मतलब arise मतलब निकल रही होती हैं ब्रेन से, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका बना है, cranial nerves का और spinal nerve का। spinal nerve जो spinal cord से निकल रही है और cranial nerve जो कहाँ से निकल रही है, ब्रेन से, ठीक है। the brain does allow us to think and take action based on thinking. तो इस वजह से ब्रेन जो है हमें अलाउ करता है एक्शन लेने के लिए विद मतलब थिंक करने के बाद, as we will expect this is accomplished through a complex design with different part of brain responsible for integrating different inputs and outputs. मतलब different kind of मतलब इंफॉर्मेशन को ले रहा है और भेज रहा है बॉडी में, ठीक है। ये कौन काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। द ब्रेन हैज थ्री सच मेजर पार्ट और रीजन, नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के ये तीन मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है, जैसे कि हमने बात ही की थी कि फोर ब्रेन जो होती है वो क्या होता है, थिंकिंग पार्ट होता है, थिंकिंग चीज मतलब थिंकिंग एबिलिटी रखने वाला। इट हैज रीजन्स व्हिच रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। कह लो कि इसके पास रीजन्स होते हैं जहाँ पे वेरियस रिसेप्टर्स से मतलब रिसीव किया जाता है सेंसेस को, मतलब कह लो जो चीजें हो रही हैं उस इंपल्स को रिसीव किया जाता है, ठीक है। सेपरेट एरिया फॉर फोर ब्रेन एंड स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, साइट एंड सो ऑन। मतलब जो अलग अलग एरियाज जो होते हैं फोर ब्रेन के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हियरिंग, स्मेलिंग और साइट, मतलब देखने के लिए, सुनने के लिए और स्मेल करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। There are separate area for associated where the sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptor as well as with information that is already stored in the brain based on okay. हाँ, तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखो सेपरेट एरिया होता है, सेपरेट एरिया होता है एसोसिएशन वेयर द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड, जहाँ पे जो सेंसरी जो इंफॉर्मेशन सेंस की गई उसको इंटरप्रेट करने के लिए अलग एरिया होता है और पहले से जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके लिए अलग एरिया होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो अब इसके बेसिस पे क्या होता है, डिसीजन बनाया जाता है कैसे रिस्पॉन्ड होगा, रिस्पॉन्स होगा या लिया जाएगा, रिस्पॉन्ड कैसे किया जाएगा, ठीक है। एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन द मोटर एरिया विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल्स, है ना। कहने का मतलब है और जो इंफॉर्मेशन होगी वो पास ऑन होगी मोटर एरिया में
जो कंट्रोल करते हैं हमारे वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, जैसे कि हमारे पैरों की मसल या हाथों की मसल्स, है ना। तो ये भी एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉलेंट्री एक्शन हो रहा है, वॉलेंट्री मसल्स हैं इन्हें कहा जा रहा है। However, certain sensation are distinct from seeing in or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? है ना, हमें कैसे पता चलेगा हमने खाना पूरा खा लिया है? तो ये कुछ ऐसी सेंसेस होती हैं। The sensation of feeling full is because of center associated with the hunger, है ना। तो जो ऐसा मतलब जो हमारा ब्रेन का पार्ट है जो हंगर के बारे में हमें बता रहा है कि हमें कितनी भूख लगी है, नहीं लगी है, या हम खा चुके हैं अब हमारा पेट भर गया है, तो वो हंगर से रिलेटेड जो पार्ट है फोर ब्रेन में वो बताएगा कि हम खाना खा चुके हैं या नहीं, हमारा पेट भरा है या नहीं, है ना। तो वो सेपरेट पार्ट होता है। अब देखो और देखो माउथ वाटर्स, है ना, जब मतलब तुमने कुछ भी ऐसा फूड मटेरियल देखा जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तो अपने आप ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है ना, वो क्या होता है, सलाइवा, है ना। तो सलाइवा आ जाता है, हमारी हार्ट बीट हो रही होती है, तो ये कुछ नॉन मतलब रिफ्लेक्स कह लो या फिर नॉन वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, जैसे हार्ट बीट करना, थिंकिंग, और फिर हम सोच नहीं रहे हार्ट बीट के लिए कि ये हार्ट बीट करे, मतलब हमारा हार्ट बीट करे या ना करे, है ना। तो ये सब के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। तो इस टाइप के एक्शंस जो होते हैं, breathe, so in between the simple reflex action like change in size of pupil हो गया, heart beat हो गया, mouth watering हो गया, and though out actions such as moving a chair, and there another set of muscle moving over movements over which we do not have any thinking control। तो ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और इन्हें कंट्रोल करता है कौन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। मिड और हिंड ब्रेन मिल करके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, है ना। और देखो इंक्लूडिंग और कुछ भी एक्शन, मतलब और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूड कर रहा है। ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूड द ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, कंट्रोल बाय मेडुला, मेडुला हिंड ब्रेन, है ना। तो ऐसा मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है, सलाइवेशन मतलब सलाइवा का रिलीज होना, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आनी यानी नौसिया, है ना। तो ये सब कंट्रोल कैसे हो रहे हैं, मेडुला से। मेडुला कहाँ पे है, हिंड ब्रेन में है। ये जो पार्ट है ये इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर ब्रेन हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, थिंकिंग के लिए, थिंकिंग के लिए, है ना। और मिड और हिंड ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनवॉलेंट्री एक्शन, एक्शंस के लिए, है ना। ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनवॉलेंट्री एक्शन, है ना। और ये कुछ वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर ब्रेन। तो यही बात कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। Think about activity like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to the part of hindbrain, है ना। Straight line, walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pen. These are possible due to hindbrain. और ये किसके थ्रू पॉसिबल है, हिंडब्रेन के, कॉल्ड द सेरिबेलम, सेरिबुलम, ठीक है। ऑफ द हिंड ब्रेन पार्ट क्या है, सेलिबुरम के थ्रू ये पॉसिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो पोस्चर और बैलेंस ऑफ बॉडी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिबुलम, ठीक है। Imagine what would happen if each of these event failed to take place if we were not think about it, है ना। अब अगर हम इसके बारे में सोचें कि ये चीजें ना हो तो क्या होगा, है ना, इन चीजों के बिना क्या होगा।
ठीक है। अब देखो ये 6 का 1.3 है, 6.1.3। तो हाउ दिस टिश्यू आर प्रोटेक्टेड, अब ये टिश्यू कैसे प्रोटेक्ट होता है ना, दिस टिश्यूज आर कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। डेलिकेट ऑर्गन है हमारा ब्रेन, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज नीडेड बाय केयरफुली प्रोटेक्टेड, है ना। तो ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए, हमारा ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, यानी नाजुक ऑर्गन है, ठीक है। ब्रेन को एक बॉनी बॉक्स के अंदर रखा गया, ठीक है, बॉनी बॉक्स यानी हमारा स्कल ही है, ठीक है। inside the box the brain is contained in a fluid filled balloon, है ना, फ्लूइड फिल्ड बलून होता है एक, है ना, उसके अंदर हमारे ब्रेन को रखा गया, जो प्रोवाइड करता है फर्दर शॉक, किसी भी शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे अभी तुम उठ रहे हो, चेयर से खड़े हो रहे हो, उसमें भी हल्का सा शॉक लगेगा। तुम अगर मान लो गिर गए, है ना, तुम्हारे ब्रेन को शॉक तो लगे, मतलब सर पे झटका तो लगेगा ही ना। तो उस टाइप के शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या है, फ्लूइड फुल बैलून्स हैं, ठीक है। If you run your hand down the middle of your back, you feel a hard, bumpy structure. This is vertebral column or backbone with which protects the spinal cord, है ना। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होती है और बैकबोन होती है, वो किसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब आगे देख लो, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, है ना, नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे कॉज कर रहा है। तो हमने देख लिया कि उसने इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की, ये तो हमने देख लिया, ठीक है, और इसे आगे कैसे भेज रहा है वो भी देख लिया। अब प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कन्वे डिसीजन टू द मसल फॉर एक्शन, है ना। एक प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और इंफॉर्मेशन का डिसीजन बनाता है और उसे कन्वे करता है आगे जाने के लिए, इसमें फाइनल जॉब जो होती है उसकी करने के लिए, ठीक है, कह लो एक जो मसल्स को एक्शन करने के लिए, ठीक है। इन अदर्स वर्ड्स व्हेन द एक्शन मूवमेंट इज परफॉर्म्ड मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब, मसल टिश्यू क्या कर रहे हैं, फाइनल जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आखिरी का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, मसल टिश्यू कर रहा है, ठीक है। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव, when a nerve impulse reaches the muscles, the muscle fiber must move. How does the muscle cell move? The simplest notation of the movement at the cellular level is that the muscle cell will move by changing their shape so they shorten, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लो। जब मसल का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ कह लो सिकुड़ना, और रिलैक्स मतलब फैलना, ठीक है, उस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, शॉर्टन हो रही है मसल, तब वो मतलब हम उसे घुमा पा रहे हैं अपने हाथों को, है ना। तो इस तरीके से, so the next question, how do the muscle cell changes their shape, the answer must be lie in the chemistry cellular components. Muscle cell have special proteins, मसल सेल्स के पास स्पेशल प्रोटीन होता है जो चेंज करती है शेप को और उनके अरेंजमेंट को इन द सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है, और नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द नर्वस मतलब नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे आया, उसमें क्या हुआ कि उसने सिग्नल दिया मसल्स को, तो मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रही है उसी हिसाब से, ठीक है। अभी देख लो, when this happen, new arrangement of this protein give the muscle cell a shorter form, ठीक है, एक shorter form दे दिया, ठीक है, मतलब short हो गई मसल, based on what the decision, so for what do you think different between these would be। तो यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को देख लेना एक बारी की रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और वॉकिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन, है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स क्या होता है, वहां पे क्या हो रहा होता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एग्रा, अगरबत्ती, है ना, अगरबत्ती या कह लो किसी भी टाइप की स्मेल को हम कैसे स्मेल कर रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ
द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है। तो इन सबको एक बारी रिवाइज करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस अगर लोगे तो तुम इसे सॉल्व कर पाओगे और पूरा ऊपर का जितना भी मैंने पढ़ाया है वो कंप्लीट हो पाएगा। आगे है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, है ना, तो इसे हम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स दो टाइप के रिस्पॉन्सेस से होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स या स्टिमुलाई, है ना, या तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, है ना। दो टाइप के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में, एक होता है अचानक से रिस्पॉन्स करना, तो रिस्पॉन्स जैसे कि ये पत्तियां हैं, है ना, ये छुई मुई का प्लांट है, तो छुई मुई का प्लांट या कह लो टच मी नॉट वाला प्लांट, है ना, तुम्हारा इसको टच करोगे, जहां से टच करना शुरू करोगे वहां से इसकी पत्तियां मुड़ना शुरू हो जाएंगी। तो इस पार्ट में बस यही डिस्क्राइब्ड है कि ये किस तरीके से हो रहा है ना, और ये किस वजह से हो रहा होता है, वाटर वाटर के ऑस्मोसिस से, मतलब वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो डिसाइड करेगा स्वेलिंग में या श्रिंकिंग में, तो उस वजह से क्या हो रहा है, पत्तियां सिकुड़ या फैल रही हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखो, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, ये प्लांट को हमने एक ये इस टाइप के टेबल बॉक्स में रख दिया है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ये रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ग्रेविटी ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है और लाइट की तरफ इसका स्टेम मूव कर रहा है। ठीक है, स्टेम मूव कर रहा है। अब इसी प्लांट को इस तरीके से था, इस प्लांट को थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके रख दो, जिस तरफ लाइट जा रही है उस तरफ फिर से, मतलब वो इस तरीके से रखो कि ये जो है पार्ट जो लाइट की तरफ ग्रो हुआ था वो ग्रेविटी की तरफ हो, और रूट जो है ग्रेविटी की तरफ ग्रो हो रही थी वो लाइट की तरफ हो, तो होगा क्या, कुछ टाइम बाद अपोजिट हो जाएगा, ये जो स्टेम है ये फिर से लाइट की तरफ जाने लगेगा और ये जो रूट्स है ग्रेविटी के तरफ आने लगेंगी, यानी लाइट के अपोजिट भागने लगेंगी। तो ये था मूवमेंट ड्यू टू प्लांट ग्रोथ। ठीक है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वगैरह होते हैं और मतलब जैसे तुम्हारा ग्रोथ के लिए, है ना, हार्मोनल प्लांट हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है कि तुम्हारे मतलब साइटोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब कह लो कि जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वो ग्रो कर रहा है लगातार। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो डिवाइड करते करते उस तरफ जा रहा है, प्लांट की शूट जिस तरफ लाइट है और रूट्स जा रही है जिस तरफ ग्रेविटी है, यानी लाइट के अपोजिट जा रही है। बस इतना ही मतलब है, एक छोटा सा पार्ट है, खुद से पढ़ना। अब हम हार्मोन्स इन एनिमल्स देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है ना, और ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे हमारा सब मतलब सेम है, मेल्स का भी फीमेल्स का भी, मतलब कह लो जो ग्लैंड्स है, पाइनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, एडर्नल ग्लैंड, तो ये सब सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, टेस्टिस और यहाँ पे यूट्रस एंड ओवरी। ठीक है, बाकी का सारा पार्ट सेम है, सब जो है रिस्पॉन्सिबल है सेम टाइप ऑफ एक्शंस के लिए, और डिफरेंस आ जाता है टेस्टिस और ओवरीज में। ओवरीज एस्ट्रोजन रिलीज कर रही होती है और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रही होती है। ठीक है, तो इतना सा है, और इसमें एक टेबल है, ये देख लो टेबल। हाँ, ये देखो, ये टेबल तुम्हें थोड़ा फिल करना होगा, यहाँ पे ओवरीज है तो ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, मतलब ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, स्टिमुलेट क्या कर रहा है, ग्रोथ इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये फिर इसके बाद क्या है, थायराइड ग्लैंड से क्या थायरॉक्सिन रिलीज होता है ना, वो रेगुलेट क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म फॉर द बॉडी ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा होता है। इंसुलिन जो है वो कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, पैनक्रियास से। ठीक है, पैनक्रियास से रिलीज हो रहा होता है, रेगुलेट क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से, और रेगुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। ठीक है, और एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ओवरीज से, और डेवलप कर रहा होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और फिर एडर्नल ग्लैंड, एडर्नलिन,
एडर्नल ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है, एडर्निलीन। और एडर्निलीन का काम क्या है, अचानक से कोई भी इमरजेंसी हार्मोन इसको कहते हैं, तो कोई काम आ गया तो उस टाइप से हेल्प करना, मतलब जैसे उस टाइम में अचानक से जैसे तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ा लिया तुमको बहुत ज्यादा तेज, और उस पॉइंट पे तुम इतना तेज भाग रहे हो, इतना तेज भाग रहे हो कि तुम्हारे अंदर मतलब उन्हें इतनी एनर्जी नहीं है, अगर नॉर्मली तुम भागने की कोशिश करो तो तुम्हें उतना तेज तुम भाग नहीं पाओगे, बट एड्रेनलिन की वजह से तुम इतना तेज भाग ले रहे हो कि इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है, इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है। अब देखो रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलता है और स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और रिलीजिंग हार्मोन्स को, मतलब कौन सा हार्मोन कितना टाइम पे निकलेगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन रिलीजिंग, मतलब रिलीजिंग हार्मोन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो हाइपोथैलेमस ही कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर एंड हो जाता है और यही बातें तुम एक बार रीड कर सकते हो और ये डायग्राम्स को याद कर सकते हो आगे, और फिर ये तुम्हारा चैप्टर हो गया एंड। तो खत्म करते हैं। जो बाकी क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास मतलब हैं तो तुम यहाँ पे, जो बच्चे पढ़ते हैं वो यहाँ पे पूछ सकते हैं, और जो नहीं पढ़ते यहाँ पे वो कमेंट सेक्शंस में डालो, हम एक बारी पूरा क्वेश्चंस का सीरीज लेंगे ताकि तुम्हें क्वेश्चंस पूरे समझ आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वाज आकांक्षा यादव एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। थैंक यू बच्चों।